हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं स्नेहल चौधरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका भाई, स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे, जहां पे भाई लोग मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल 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 भाई, फील कराने वाला हूं। तो देखो भाई, इसी के पहले हमारा एक चैप्टर फिनिश हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री 2, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है। और उस चैप्टर का यूज आपको बाकी भी कुछ 11 चैप्टर्स और 12 के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर के बीच में आएगा, उसके फार्मूलेज हर चैप्टर के बीच में आएंगे। तो वो बहुत एक यूजफुल चैप्टर है और आपको बेहतरीन तरीके से करना है। उसके बाद बेटा हम 11th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन सा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यही सेम चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना है। कौन सा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो कि पेपर 1 में। तो इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से करना बेटा, ताकि आपको 12th में कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। भाई पढ़ना क्या क्या है इसमें, पढ़ना हमें इसमें क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं भाई, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 हो चुका था, ट्रिग्नोमेट्री 2 हो चुका था, ठीक है, जिसको हमने एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। ट्रिगो 2 को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूलेस पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो, तो आज के इस लेक्चर में मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ने वाले, तो देखो बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या रहता है, डिटर्मिनेंट क्या रहता है, भाई ये ऑर्डर क्या है, कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिसेस है, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। उस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सब कुछ आ गया बेटा, मतलब एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया, सब कुछ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब डिटेल में पूरा का पूरा ये चैप्टर वन शॉट में आज हम कंप्लीट करने वाले। और मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर 12 के लिए उतना ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें से नियर अबाउट 6 से 8 मार्क का आता है। और ये एमएसटी सीईटी में भी है, लेकिन कौन सा, 12th का, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कौन सा ऑर्डर, टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, ठीक है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स है बेटा ए सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ए सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अब सिस्टेमेटिक की बात आई, मतलब प्रॉपर रो वाइज और प्रॉपर कॉलम वाइज। तो एलिमेंट्स को प्रॉपर रो और कॉलम वाइज जब हम अरेंज करते हैं, तब उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, बराबर है। बस सिंपल लॉजिक है। मतलब देखो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ यम क्रॉस यन एलिमेंट इन यम रोज एंड यन कॉलम्स, इन यम रोज एंड यन कॉलम्स। अब देखो कैसे करेंगे, तो सुनो भाई, देखो देखो, कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स को प्रॉपर रो और कॉलम में लिखा जाए और स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखा जाए, स्क्वेयर ब्रैकेट में। जैसे ये देखो बेटा, 1 2 4 6, भाई ये भी एक मैट्रिक्स होगी। ये देख लो, 2 4 3 1 2 6, प्रॉपर रो और कॉलम में है, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई। ये देख लो, 4 2 0 1 7 5, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद देखो भाई, ये 1 0 5, माइनस भी आ सकता है, 3 2 1 8 0 9, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई। तो ये सब मैट्रिक्स हो गई बेटा, ये सब मैट्रिक्स हो गई। देखो ये सभी के सभी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई, ये सभी के सभी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स को हम जो नाम देंगे, अब बेटा देखो, जैसे हर सभी का एक यूनिक नाम है, जैसे आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, सभी का एक नाम है, वैसे ही मैट्रिक्स का भी हम नामकरण करते हैं। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से,
किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल लेटर से। तो कोई भी कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे इसको बोल देंगे मैट्रिक्स ए, इसको बोल देंगे बेटा हम मैट्रिक्स ए, ठीक है। यस, उसके बाद ये मैट्रिक्स बी, ठीक है, मैट्रिक्स सी, कुछ भी बोल सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स पी। तो प्रॉपर रो और कॉलम वाइज एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, एलिमेंट्स को मतलब नंबर्स को अरेंज किया जाए, स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखा जाए, तब उसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। और उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और उसका जो नाम है, उसको जो डिनोट है, हम वो कैपिटल अल्फाबेट से करते। किससे करते? कैपिटल अल्फाबेट से हम उसको यस डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा डिस्क्राइबिंग मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? तो कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं बेटा यम क्रॉस यन से। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा यम क्रॉस यन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? यम बाय यन। ये क्या हो जाएगा? यम बाय यन। यम मतलब क्या है भाई? तो यम मतलब है नंबर ऑफ रोज। यम मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। यम मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। और यन मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। यन मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यम मतलब नंबर ऑफ रोज और यन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यम मतलब पहले लिखेंगे कितने नंबर ऑफ रोज है, बाय यन लिखेंगे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, और उसी को बोला जाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसी को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। तो देखो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, ऐसे बोलता हूं बेटा, देखो जैसे ये है 1 2 4 6 2 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? रोज मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इसमें नंबर ऑफ रोज है 1 2, दो रो है मतलब 2। कॉलम कितने? 1 2 3, तो कॉलम कितने? 3। तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2/3। कितना हो गया? 2/3, ठीक है। चलो दूसरी मैट्रिक्स, दो तीन मैट्रिक्स लिख लेते। ये लेते बेटा मैट्रिक्स यस 1 0 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ये लेते बेटा ठीक है। उसके बाद ये पी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0, ठीक है। ये लेते हैं क्यू मैट्रिक्स, हाँ क्या होगा? इन सब के ऑर्डर्स क्या होंगे? तो देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो देखो यहाँ पे 2 रोज है, कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। कितना हो गया? 2/2। इसमें देखो रोज कितने? 1 2 3 है, कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसमें रो कितना है? 1, कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/2। इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो ऑर्डर मतलब पहले लिखना है नंबर ऑफ रोज और बाद में लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यही होता है बेटा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। चलो इसी को आगे ले जाते हुए देखते हैं कि यस, अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस क्या है, मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस किस टाइप की हो सकती है, उसके कितने टाइप्स है, उसके कितने टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में जब हम पढ़ते हैं तो यस डेफिनेटली पहला मैट्रिक्स है बेटा रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, यस ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, वो हो जाएगी रो मैट्रिक्स, वो हो जाएगी रो मैट्रिक्स। जैसे ये देखो बेटा मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो है 1 5, एक ही रो है। बी मैट्रिक्स एक ही रो है बेटा, देख लो 7 8 6,
एक ही रो है, इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, कितना रो है, एक ही रो। इसका ऑर्डर लिखते बोलेंगे तो कितना रो, 1 रो, कॉलम कितने 2, इसमें एक रो 3 कॉलम। तो ऐसी एक मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, जिसमें सिंगल रो हो, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो फिर कॉलम किसको बोलेंगे सर, तो कॉलम उसको बोलेंगे जिसमें ओनली वन कॉलम रहेगा, ओनली वन कॉलम रहेगा, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे बाबा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि देख लो भाई क्या होगा ये मैट्रिक्स, कोई भी नाम दे सकते भाई, जिसमें एक ही कॉलम हो, 2 5। बी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा भाई 7 8 2, ये भी, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे, कितने रो है 2, कॉलम कितना है 1, कितने रो है 3, कॉलम कितना है 1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बेटा ध्यान दो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल ओनली वन रो है, वो हो गई रो मैट्रिक्स, और जिसमें ओनली वन कॉलम है वो हो गई कॉलम मैट्रिक्स, वो हो गई कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिंगल रो है वो रो मैट्रिक्स, और जिसमें सिंगल कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स। दैट्स इट। ठीक है, ये सादा सिंपल कंसेप्ट है, ये सादा सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद आपके सामने है जो लिखी हुई है मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पूरे के पूरे जीरो पड़े हुए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पूरे के पूरे जीरो पड़े हुए हैं, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, या फिर नल मैट्रिक्स। तो देखो ऑल जीरो, जितने भी एलिमेंट्स है सभी के सभी जीरो होने चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स देख लो बेटा, सभी जीरो है भाई। अब भाई जिसके अंदर सभी जीरो रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। उसको जीरो से भी डिनोट कर सकते, ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, खत्म, सभी जीरो है। खाली दिमाग, जिसके अंदर पूरे जीरो पड़े हैं, खाली मतलब जीरो है भाई उसके अंदर, हाँ, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। उसी को बोलेंगे नल मैट्रिक्स, उसी को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब जो मैट्रिक्स देखने वाले बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा काम। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी एक मैट्रिक्स बेटा जिसमें, ध्यान से सुनना बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी एक मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सीधा सीधा लॉजिक है बेटा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। उसको बोलेंगे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे दो मैट्रिक्स बनेंगी अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो एक मैट्रिक्स ये, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, मतलब 2x2 की बनेंगी और एक बनेंगी 3x3 की, क्योंकि 4x4 की भी बन सकते हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो इतना ही बनेगा। तो देखो इसका ऑर्डर है बेटा 2 रोज 2 कॉलम, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही कॉलम। 3 रोज 3 कॉलम, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही कॉलम। तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो आप, बाकी किसी मैट्रिक्स का फाइंड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कौन से मैट्रिक्स का? स्क्वेयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, बाकियों का फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात तो हो गई भाई, ये बात पक्की हो गई कि सर स्क्वेयर मतलब जितने रोज उतने ही कॉलम्स, जितने रोज उतने ही कॉलम्स। रोज मतलब गुलाब का फूल नहीं मेरे लाल, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ गए? जितने नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर 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 भाई, चलो ये बात एकदम क्लियर होगी। ठीक है, हाँ अब लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है बाबा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक बात आपको पता होना चाहिए। देखो, जब अगर मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दो बेटा, देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो ये बात याद रखना, इधर देखो, ये बात याद रखना सभी बच्चे, इधर देखो बेटा। अगर एक मैट्रिक्स है ये 2 4 6 8 और दूसरी मैट्रिक्स है बी 5 2 1 3 7 6 0 2 9, तो देखो ये जो है बेटा, ये जो दिख रहे हैं यहां पे ध्यान दो, ये जो है ये 2 और 8, ये जो एलिमेंट्स हो गए ये हो गए बेटा डायगोनल एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट हो गए? डायगोनल एलिमेंट। ये हो गए डायगोनल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट हो गए? डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद ये कौन से हो गए भाई? ये हो गए नॉन डाय, ये भी डायगोनल एलिमेंट, ये भी डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ये भी डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, चलो तो ये भी डायगोनल एलिमेंट, ये भी डायगोनल एलिमेंट, तो रिमेनिंग डायगोनल के बचे हुए एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल के बचे हुए एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। वो क्या रहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। कौन से मैट्रिक्स पे? डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है बेटा जो सबसे पहले तो स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपकी स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। कौन सी मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है? स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है, मतलब 2x2 नहीं तो 3x3। उसके बाद जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0। मतलब देखो आपकी जो ए मैट्रिक्स बनने वाली है, मतलब इसमें 2x2 और 3x3 दो ही बनेंगे, तो डायगोनल के एलिमेंट ही रहेंगे, बाकी तो 0, बाकी तो 0। वैसे डायगोनल के एलिमेंट ही रहेंगे, बाकी तो 0, बाकी 0। ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब कुछ 0। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब कुछ 0। बाकी सब कुछ क्या? 0। तो ये क्लियर बात है बेटा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब कुछ 0 रहेगा भाई। बाकी क्या रहेगा? सब कुछ 0 रहेगा। एकदम 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 क्लियर भाई। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या है? तो ध्यान से देखिए बेटा, स्केलर मैट्रिक्स मतलब अगेन वही वाला कंसेप्ट कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है सबसे। उसके बाद नॉन डायगोनल भी 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए।
जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। जैसे अगर कोई लिख रहे हो स्केलर मैट्रिक्स तो ये हो जाएगी बेटा, डायगोनल के एलिमेंट सेम चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, इधर 0 0। वैसे ही डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो ये 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7। तो डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। 4 है तो 4, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9। उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई उसको? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये बात याद रखना, क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया भाई स्केलर मैट्रिक्स। सर अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या है? तो बहुत इजी है भाई, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से। इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे? आई से। अब ये क्या होगी? ये भी अगेन बेटा स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। स्क्वेयर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। और डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो जो आपकी आई मैट्रिक्स एक आएगी बेटा, वो आएगी 1 0 0 1, 1 0 0 1। और दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब डायगोनल में सिर्फ 1 आया, बाकी सब कुछ 0। तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जिसको डिनोट करते हैं किससे? अरे किससे डिनोट करते हैं मेरे लाल? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। किससे मेरे लाल? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं बेटा यूनिट मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। चलो अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब फिर से वही कंसेप्ट, ध्यान दीजिए बेटा, फिर से वही कंसेप्ट, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। तो सबसे पहला काम तो ये तो फिक्स ही है, क्या होना चाहिए? स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वेयर मैट्रिक्स। कौन सी? स्क्वेयर मैट्रिक्स। और एलिमेंट, हाँ लोअर मतलब एलिमेंट अबाउट डायगोनल इज इक्वल्स टू 0। अबाउट डायगोनल इज इक्वल्स टू 0। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर के 0 होने चाहिए। डायगोनल के ऊपर के 0 होने चाहिए। तो देखो, अब डायगोनल ए है मेरे लाल, अब डायगोनल ए है 4 7 और इधर 2, तो डायगोनल के ऊपर का 0। ठीक है, डायगोनल के ऊपर का 0। वही ये देख लो 3/3 में 4 2 8, डायगोनल के ऊपर का 0। ठीक है, 3 4, डायगोनल के ऊपर के 0, डायगोनल के ऊपर के 0। अब इधर क्या बोला है? अपर डायगोनल। तो अगेन यहां पे भी स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए और एलिमेंट बिलो डायगोनल, एलिमेंट बिलो डायगोनल वो 0 होने चाहिए। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट वो 0 होने चाहिए। उल्टा, लोअर है तो एलिमेंट के डायगोनल के ऊपर के 0 और अपर है तो डायगोनल के नीचे के 0। तो ये आ जाएगा बेटा ए, ये आ जाएगा डायगोनल के नीचे के 0। 4 7, इधर 2 है तो डायगोनल के नीचे का 0। ठीक है, डायगोनल के नीचे का 0। तो देखो 4 2 8, डायगोनल के नीचे का 0। डायगोनल के नीचे का 0।
डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे बेटा जीरो, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे जीरो, ये बात याद रखना। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? जीरो रहेंगे। समझ गए? एकदम सही, एकदम 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 सही भाई। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे जीरो। क्लियर 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 भाई। भाई साहब क्या ये क्लियर है? यस, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे जीरो। एकदम 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 क्लियर, एकदम 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 भाई क्लियर। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, एकदम सही जवाब मेरे लाल। हाँ ठीक है, तो ये है बेटा हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बेटा नेक्स्ट कैसे करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। हाँ चलो, हाँ सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्या होगा? नेक्स्ट मैट्रिक्स है कौन सी रे भाभी? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सर ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सर ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो देखो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है बेटा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उसी को बोलते बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स देखो, ये क्या है देख लो, 2 4 6 8। ठीक है, बी मैट्रिक्स है 1 7 0 3 2 8 4 5 6। ठीक है, तो कर लो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा कितना? कर लो सम इसका, इसका सम कर लो, 2 + 8, 2 + 8 कितना? 10। ठीक है, ट्रेस ऑफ बी क्या होगा? तो ट्रेस ऑफ बी होगा, ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा, देखो इसका सम करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। तो देखो 1 + 2 + 6, 1 + 2 + 6 कितना? 9। तो ट्रेस कितना हो गया? 9 हो गया। सिंपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसका सम करना है, उसका क्या करना है? सम करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और आपको पता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलेगा भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स का, बाकी किसी का नहीं निकलेगा, क्योंकि डायगोनल तो स्क्वायर में ही रहेगा ना लाला, बाकी किसी में रह सकता है क्या? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हाँ क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट भी और ट्रेस भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सर ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अच्छा, तो एक शेर सर हॉरिजॉन्टल में सोया है, एक शेर वर्टिकल में सोया है क्या? लोचा क्या है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सबसे पहले, अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज रहेगा ए का डैश और ए का पावर टी। अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश रहेगा या फिर ए का पावर टी रहेगा। ए का पावर क्या रहेगा? टी। मतलब अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश, नहीं तो ए का पावर टी। अब ट्रांसपोज मतलब क्या है? तो कुछ नहीं करना है बेटा, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो। जितने रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट करो या जितने कॉलम है उनको रोज में, एक ही बात है बेटा। तो सिंपल है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो तो अपना ट्रांसपोज मिल जाएगा, अपना ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो सपोज देख लो बेटा, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दी है, वो ये ऐसी है 1 2 3 4 8 0, तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश, वो ऐसा आ जाएगा बेटा। देखो 1 2 3 रो में है तो 1 2 3 कॉलम में आ जाएगा, 1 2 3 कॉलम में आ जाएगा। 4 8 0 रो में है तो 4 8 0 कॉलम में आ जाएगा, 4 8 0 कॉलम में आ जाएगा। वही
बी मैट्रिक्स देख लो, अगर बी ऐसा है 2 4 6 8 तो 2 4 रोज में है, तो 2 4 आ जाएगा बेटा कॉलम में, 2 4 आ जाएगा कॉलम में, और 6 8 रो में है तो 6 8 आ जाएगा कॉलम में। समझ गए? तो वैसे ही हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं किसी का भी बेटा, जैसे देख लो इसका भी निकल सकता है। अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है ए 1 7 तो उसका ए ट्रांसपोज या ए डैश ये ऐसे निकलेगा 1 7, क्या निकलेगा 1 7। तो इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या फिर उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, नहीं तो ए का पावर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, रोज को कॉलम में करो या फिर कॉलम को रोज में करो, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करो, खत्म, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये कंसेप्ट आया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये कंसेप्ट आया तो हम सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट कौन से मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं? स्क्वेयर मैट्रिक्स का। कौन से मैट्रिक्स का रे बाबा? स्क्वेयर मैट्रिक्स का। हम डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? फिर वो स्क्वेयर मैट्रिक्स 2x2 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है। चलो, तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? सपोज आपकी मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ऐसे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में ए लिखा तो उसको भी बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डीईटी ऑफ ए, मतलब दो वर्टिकल लाइन के बीच में ए मैट्रिक्स लिखी तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसको क्या बोलेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपल है भाई, ए मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में, उसी को बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, ध्यान दो बेटा डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। आपको एक मैट्रिक्स दी है ए 2 4 3 8। ठीक है, अब इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो आप ऐसे निकालोगे डिटर्मिनेंट ए को, ऐसे निकालोगे बेटा। देखो डिटर्मिनेंट ए, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में ए लिखा, इसी को बोलते डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट के अंदर इसको भी लिख दो 2 4 3 8। कुछ नहीं, यहाँ पे होगी बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, मिडल में माइनस का साइन, मिडल में माइनस का साइन। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। देखो, सो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, मिडल में माइनस का साइन, 3 4 जा 12, 16 माइनस 12 4। तो ये आ गया बेटा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना? 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 4। तो सिंपल हमने भाई सिंपल तरीके से सॉल्व किया, सिंपल तरीके से सॉल्व किया। वैसे ही अगर आपकी मैट्रिक्स बी रही बेटा कुछ इस तरीके से रही 2 3 -4 6, तो क्या होगा? तो सर इसको तो पहले मैं डिटर्मिनेंट में लिख लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 3 -4 6, 2 3 -4 6। तो ये देखो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे बाबा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 6 के साथ, तो 2 इंटू 6, मिडल में माइनस का साइन, -4 इंटू 3, -4 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, मिडल में माइनस का साइन, -4 इंटू 3, -12। सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 12 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये हो गया 24, ये हो गया 24। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 24। कितना? 24। ठीक है, वैसे इधर डिटर्मिनेंट ए आ गया 4। तो 2/2 का बहुत सिंपल है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन मिडल में साइन माइनस का।
साइन किसका मिडल में, माइनस का। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, तभी आप 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते। किसका, 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। दूसरा, अब देखते हैं 3/3 का। किसका डिटर्मिनेंट देखते हैं बेटा, 3/3 का। अब देखो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरीके से, देखो इधर लिखता हूं, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरीके से, जो दिया है 2 5 3 1 2 0 4 3 6, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको लिख देंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, लिख दो डिटर्मिनेंट के अंदर इसको। अब इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं, देखो क्या आएगा, 2 5 3, तो ये 2, फिर ये 5, फिर ये 3, 2 5 3, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 4 3 6 4 3 6 2 5 3 1 2 0 4 3 6, बराबर है। अब जब इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो बेटा। पहला एलिमेंट लेने का, पहला एलिमेंट कौन सा है, 2, तो इस 2 को लिया। 2 लेने के बाद इसके आगे एक डिटर्मिनेंट मार्क किया, कितने का, 2/2 का। कितने का, 2/2 का। फिर क्या करूंगा मैं, इस 2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को स्किप करूंगा। इस 2 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करूंगा, तो क्या बचे, 2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप किया तो क्या बचा, 2 0 3 6, तो बस उसको लिख लिया यहाँ पे 2 0 3 6, बस खत्म। उसके बाद जब भी आप मिडल एलिमेंट लोगे, पहले 2 लिया, बाद में आप क्या ले रहे, 5, तो जब भी 2 के बाजू का लोगे एलिमेंट, मतलब मिडल एलिमेंट, तब उसका साइन चेंज करना है। तब उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। अब उसका साइन चेंज कर लिया आपने, तब उसका साइन चेंज कर लिया, 5 का क्या कर लिया, -5। अगेन इस 5 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप करो, तो हॉरिजॉन्टल तो कर लिए, 5 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स को स्किप किया, तो क्या बचा, 1 0 4 6 1 0 4 6 1 0 4 6 1 0 4 6। उसके बाद का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3, तो ये 3 ले लो। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, ठीक है। तो 3 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते बेटा, देखो ये हो जाएगा 2 × 2 6 जा 12 माइनस 3 0 जा 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2 6 जा 12, मिडल में माइनस का साइन, 3 0 जा 0, फिर ये -5, 1 × 6 6 माइनस 4 × 0 0 प्लस 3, 1 × 3 3 माइनस 4 × 2 8, खत्म। अब बस सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 12 माइनस 0 12 6 माइनस 0 6 प्लस 3 3 माइनस 8 -5 3 माइनस 8 -5, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 5 6 जा 30 3 5 जा -15, तो ये क्या हो गया बेटा, देखो ये 24 माइनस 30 और -45, माइनस कितना 45, तो या फिर ऐसे लिख लो 20, या फिर ऐसे कर लो बेटा 24 माइनस 30 24 माइनस 30 -6 -15, तो ये हो गया -21, ये हो गया -21, और यही आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना, -21 इज द आंसर। तो 3/3 का निकालने के लिए सिंपल है बेटा, इस तरीके से हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। समझ गए, ये बात दिमाग के अंदर डाल दो कि 2/2 का कैसे करना है और 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटा, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है,
सो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बहुत इजी है बेटा, देखो सिंपल है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका भी डिटर्मिनेंट जीरो है, जिसका भी डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ए कौन सी मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हो गई सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका भी डिटर्मिनेंट जीरो है वो सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो वो सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो छोड़ के कुछ भी है, फिर वो पॉजिटिव रहो या निगेटिव, मतलब जिस भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब क्या है, नॉट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ए क्या रहेगी बेटा, ए रहेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी रहेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए रहेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये रहेगी भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, खत्म। तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर, खत्म। इतना सिंपल सादा हिसाब है। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आया वो मैट्रिक्स हो गई सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, कुछ भी आया, तो वो होगी नॉन सिंगुलर, वो होगी बेटा नॉन सिंगुलर। क्लियर है, तो ये बात तो एकदम तय हो गई भाई, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की, ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। चलो ये बोल रहा है अभी फाइंड, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, इसमें से कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है। चलो भाई, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए बेटा। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू क्या है रे बाबा, 2 1 4 2, 2 1 4 2, तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जा माइनस 4 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 माइनस 4 0। सो डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ गया बेटा 0, डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ गया 0। डिटर्मिनेंट ए 0 मतलब ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कौन सी मैट्रिक्स है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ गए, बिल्कुल, कुछ ज्यादा दिमाग का ये नहीं करने का, सिंपल सिंपल। सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात आई तो तुरंत दिमाग के अंदर आना चाहिए डिटर्मिनेंट। क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट। सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात आई तो तुरंत दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट। समझ रहे हो, हाँ, क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट। क्या आना चाहिए मेरे लाल, डिटर्मिनेंट। चलो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। फाइंड, ये भी सवाल वैसा ही दिख रहा है कुछ, पढ़ लो क्या बोल रहा है रे बाबा, क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। चलो देखते हैं। तो पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट बी। क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बी। तो इसको भी डिटर्मिनेंट में लिख लो बेटा, क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, मिडल में माइनस का साइन, और माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, मतलब डिटर्मिनेंट बी कितना आ गया, 1। डिटर्मिनेंट बी कितना आ गया, 1। अब आपको ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब हमें पता नहीं बी सिंगुलर नहीं है, मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर। क्यों, क्योंकि उसका आंसर 1 आया, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आया। क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो हो गई बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी कौन सी मैट्रिक्स हो गई भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए, तो बी को बोलेंगे ये है नॉन सिंगुलर। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गई भाई हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अच्छा, अब 3/3 की दी है। अब किसकी दी है भाई उसने? 3/3 की। चलो भाई 3/3 का भी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू, लिखो इसको डिटर्मिनेंट के अंदर, लिखो इसको डिटर्मिनेंट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर हो जाएगा 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। अब कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट कौन सा है? 1, तो इस 1 को लिख लो और इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किए तो ये क्या आएगा? देखो बेटा, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किए, 1 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किए तो 1 2 2 3 1 2 2 3। जब मिडल एलिमेंट लोगे तो उसका साइन चेंज करो, तो ये हो गया -3। अगेन उसके हॉरिजॉन्टल 3 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करेंगे तो 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3। फिर लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 2, तो इस 2 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2, खत्म। अब कर लो भाई सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 3 1 जा 3 2 2 जा 4 3 1 जा 3 2 2 जा 4, फिर ये -3 3 3 जा 9 2 1 जा 2 3 3 जा 9 2 1 जा 2 +2 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1। तो ये देखो ये आ गया 1 3 -4 -1 9 - 2 7 +2 6 -1 5। तो ये देखो ये हो गया -1, ये -21 और ये 10 और ये 10, तो 21 और 1 ये -22 + 10, तो ये हो गया भाई -12। ये कितना हो गया? -12। तो डिटर्मिनेंट सी आ गया -12। तो देखो डिटर्मिनेंट सी नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। खत्म। सी कौन सी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि वो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं। उसका डिटर्मिनेंट 0 है क्या? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। हम्म हम्म अब बोल रहा है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। देखो बेटा क्या बोला है, फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। वो गिवन मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो इसको नाम दे देते बेटा, इसको मैं बोल देता हूं लेट ए इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स, ए इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। अब मैं यहां पे बोलता हूं, देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां बोलता हूं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए का आंसर आएगा 0। डिटर्मिनेंट ए का आंसर क्या आएगा? 0। ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ जाएगा 0। समझ रहे हो? डिटर्मिनेंट ए का आंसर क्या आ जाएगा? 0। चलो, तो डिटर्मिनेंट ए 0 आएगा तो करते हैं भाई। डिटर्मिनेंट में पहले लिख लेता हूं मैं, डिटर्मिनेंट में पहले इसको लिख लेता हूं। ठीक है, देखो क्या है ये, 4 3 1 4 3 1 7 k 1 7 k 1 10 9 1 10 9 1। और इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ रहा? 0। इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा 0। पहला एलिमेंट कौन सा है? 4। करो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप, क्या आएगा? k 1 9 1। मिडल लेते वक्त साइन चेंज, तो ये आ गया -3। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्किप, 7 1 10 1 7 1 10 1 7 1 10 1। लास्ट में कौन सा है? +1। तो अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्किप, 7 के 10 9 7 के
10 9 इज इक्वल्स टू भाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हो गया 4 के 1 जा के 9 1 जा 9 -3 7 -10 +1 63 -10 के इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये 4 इंटू के 4 के -36 और ये -3 7 -10 कितना रे बाबा -3 प्लस ये 63 -10 के इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हो जाएगा ऐसे करते बेटा, पहले एक काम करते, ये 4 के -36 3 3 जा 9 मतलब +9 प्लस 63 -10 के इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, एक काम करते पहले इसको बाकी लोगों को इधर ही रखते, 10 के को उधर लेके जाते। तो देखो ये -36 प्लस 9 -36 प्लस 9 प्लस 63, ठीक है, और -10 के उधर गया तो +10 के, 4 के उधर गया तो -4 के, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 6 के और ये -36 और ये कितना रे बाबा 72, तो ये 36 और ये कितना 6 के, तो 36 के डिवाइड में 6 को कर देंगे तो ये आ गया के, तो के आ जाएगा भाई 6। अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो के की वैल्यू आ जाएंगी कितनी भाई 6, के आ गया मेरे लाल 6 6 इज द करेक्ट आंसर और यही आ गया हमारा के बेटा, यही क्या आ गया हमारा के और यही हमें फाइंड करना था और यही हमें बेटा फाइंड करना था, समझ गए। तो भाई बिल्कुल इसी तरीके से हमने के को फाइंड कर लिया। किसको फाइंड कर लिया? के। अगर सिंगुलर है तो क्या है बेटा? सिंगुलर है तो, ठीक। चलो अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट की, कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिटर्मिनेंट की पढ़ना है। क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज if its rows are turned into column and columns are turned into row। मतलब भाई एक बात याद रखो, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर कुछ है, अगर उस रो को पूरे रो को कॉलम में कन्वर्ट करते तो वही आंसर रहेगा, वही आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल है बेटा, जो आंसर 2532 का है वही आंसर 25 रो को किस में कन्वर्ट करते? डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। क्या बोल रहे हो? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज आर टर्न इनटू कॉलम। 3 2 को भी लिखते हैं ऐसे, दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब पूरे के पूरे रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो भाई डिटरमिनेंट का आंसर सेम रहेगा, डिटरमिनेंट का आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वैसे इफ एनी टू रो of the determinant are interchange then the value of determinant changes its sign। देखो बेटा सिंपल है, कोई भी दो रो को, ध्यान दो, if any two rows or column of the determinant are interchange, किसी भी दो रोज को इंटरचेंज करते हो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो जो आपका आंसर आने वाला है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। क्या चेंज कर रहा है? उसका साइन चेंज करेगा। किसी दो को इंटरचेंज किया, फिर वो कॉलम रहे या रो, 3/3 की बात चल रही, तब उसका साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा। और तीसरा, इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो अगर सेम है, 3 4 2 3 4 2, कोई भी दो रो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, तो उसका आंसर आएगा 0। कोई भी दो कॉलम सेम है तो भी आंसर आएगा 0। मतलब देखो सिंपल है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेंगी मेरे लाल? 0 रहेंगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेंगी मेरे लाल? 0 0 0। क्या रहेगी भाई? 0 रहेगी। क्लियर है? बिल्कुल। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेंगी मेरे लाल 0। क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, चलो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रहना ही चाहिए, आपको याद रहना ही चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है?
प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column of determinant is multiplied by constant k, then the value of the new determinant is k times the value of given determinant. बराबर भाई, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को अगर k से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो भी k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वो भी k से मल्टीप्लाइड होगा। बस वही बोल रहा है वो। इफ each element of a row or column is determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of given determinant, k times the value of given डिटरमिनेंट। समझ गए? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज अगर याद रखोगे तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी जाएगा। जैसे मुझे बताओ, दो रो आइडेंटिकल आ गए, तुरंत डिटरमिनेंट 0 लिख देंगे, कोई करने की जरूरत नहीं। अगर दो रो कॉलम सेम आ गए, 0 लिख देंगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और सॉल्व कर भी लिया तो भी आंसर आएगा 0, तो भी आंसर आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा 0, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, चलो ये निकालते। क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। तो देखो, कोलिनियरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स क्या? अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, जिसका B दिया है x2 y2, B दिया है x2 y2 और C दिया है x3 y3, C दिया है x3 y3। तो इस केस में आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा बेटा हाफ क्या? देखो एक सेकंड, इसको लिखते बेटा, एक सेकंड में इसको लिखते हाफ। ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ डिटरमिनेंट में x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इधर क्या 1 1 1, इधर 1 1 1। और ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट के अंदर आएगा बेटा, पूरा का पूरा मॉड के अंदर आएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव रहता है क्या? नहीं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला। लेकिन अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो उस केस में कोलिनियर है, तब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 होगा। तो आप ये कंडीशन ले सकते हो बेटा, फिर आप ये कंडीशन ले सकते हो, अगर एरिया तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। कौन से? x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इधर 1 1 1, इधर 1 1 1। तो सिंपल है, तब उस केस में डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0। अगर एबीसी क्या है मेरे लाल? कोलिनियर है। एबीसी क्या है? कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला तो तुरंत पता चल गया, हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट के कॉलम में 1 1 1, लास्ट के कॉलम में 1 1 1। ठीक, चलो सो देखते हैं एक सवाल, इसका भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस, ये दिए है ABC। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपके पास फार्मूला पता है बेटा, क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को ऐसे लिखता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कुछ इस तरीके से होगा। मॉड में लिख दो इसको, पहले तो इसको पूरे को मॉड में लिख दो। ठीक है, इसको पूरे को मॉड में लिख दो, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, मॉड में क्या होता है? x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इधर कितना 1 1 1, इधर कितना बाबा 1 1 1। अब ये वाला टर्म मैं इधर निकाल लेता हूँ, ये वाली टर्म मैं इधर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म मैं इधर निकाल लेता हूँ। कैसे? देखो, हमें क्या करना है बाबा,
या फिर इधर निकाल लेते, क्या है, चलो इधर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको डिटर्मिनेंट, एक काम करना है, एरिया पॉजिटिव लिख देना, खत्म काम। हाफ x1 क्या है, ये 5 8, ये 5 0, ये 1 0, और इधर कितना 1 1 1, कितना 1 1 1। ये 1/2 को वैसे ही रखो और ये ऐसे लिख लो। पहले क्या लिखा आपने 5, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, 0 1 0 1, फिर आएगा -8, अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, 5 1 1 1, 5 1 1 1, फिर 1 को क्लिक करो तो ये हो जाएगा 5 0 1 0, 5 0 1 0। ठीक है, तो देखो 0 1 0 1, 8 को किया तो 5 1 1 1, और 1 को किया तो 5 0 1 0। ठीक है, तो एक देखो ये हो गया 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा बेटा, इसको ब्रैकेट में लिखता है 5, ये ब्रैकेट में आएगा 0 1 जा 0 -0, फिर ये 8, 5 1 जा 5 -1 +1, 5 0 जा 0 -0। अब ये आ जाएगा 1/2, तो ये तो हो गया भाई वैसे भी 0, -8, 5 -1 4, प्लस ये 0, तो 1/2 कितना आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा देखो 1/2 -32, तो ये आ जाएगा -16। लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, मतलब आंसर क्या आ जाएगा +16। यही हो गया बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कितना 16 स्क्वायर यूनिट, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एरिया निकाल दिया ट्रायंगल ABC का। क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने ये वर्टिकल 2 लाइन पहले ही लगा दी थी, इसलिए मैंने मॉड की लाइन पहले ही लगा दी थी, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये बात को याद रखना, एरिया कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है, इस बात को हमेशा याद रखना। एरिया निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं 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 भाई, कैसे होगा, एरिया नेगेटिव हो गया तो खत्म का। ठीक है, चलो अब ये क्रैमर्स रूल क्या है, तो देखो क्रैमर्स रूल बहुत इजी है बेटा, क्रैमर्स रूल बहुत इजी। तो क्रैमर्स रूल मतलब क्या है, तो देखो आपको क्या करना है, अगर आपको दो दिए है, देखो एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और ये दिया है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तब आपको सबसे पहले निकालना है डेल्टा, जो कि होता है ऐसे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, तो ये डेल्टा निकल जाएगा। अगर आपको डेल्टा x निकालना है तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा x निकालना है तो आपको क्या करना है, जो x के कोएफिशिएंट आपने कौन से नंबर पे लिखे थे a1 a2 a3, तो उसकी जगह लिखना है d1 d2 d3, d1 d2 d3, बाकी सब कुछ सेम, b1 b2 b3 c1 c2 c3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। वही अगर डेल्टा y लिखना है तो क्या करोगे बाबा, तो सिंपल है भाई a1 a2 a3, y में क्या लिखोगे d1 d2 d3, और फिर ये c1 c2 c3, c1 c2 c3, फिर डेल्टा z, तो डेल्टा z में ये लिखेंगे भाई a1 a2 a3, b1 b2 b3, और c की जगह लिखेंगे d1 d2 d3। तो ये देखो बेटा सिंपल है, डेल्टा x लिख रहे तो x की जगह पे d1 d2 d3, डेल्टा y लिख रहे तो y की जगह पे, डेल्टा z लिख रहे तो थर्ड मेंबर पे, और सिंपल इसी से x y z का वैल्यू निकल जाएगा बेटा। x होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z होता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। खत्म, ये तीन फार्मूले से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू
फाइंड कर सकते हो। क्लियर क्लियर क्लियर। तो भाई इस सिंपल तरीके से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो अब इसमें भी वही बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो बेटा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेल्टा लिख दूंगा, क्या होगा तो मेरा डेल्टा हो जाएगा बेटा, देखो 1 1 1, तो ये आ गया 1 1 1, दूसरा 1 -1 1, और तीसरा 1 2 -1 1 2 -1, तो ये आ गया डेल्टा। तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूंगा, देखो बेटा ये पहला आ गया है, डेल्टा निकालना है तो ये देखो ये 1, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्किप किए तो -1 1 2 -1 -1 1 2 -1। मिडल का लेते वक्त क्या लेना है, साइन चेंज, मिडल का लेते वक्त साइन चेंज, तो ये आ गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, फिर लास्ट में +1 लिया तो 1 -1 1 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 -1 इंटू -1 ये 1 -2, फिर ये -1 ये आ गया -1 -1, फिर ये आ गया 2 -1 इंटू -1 -1 मतलब ये +1, तो ये हो गया 1 इंटू ये -1 -2 और 2 + 1 3, तो ये आ गया -1 + 2 + 3, तो 2 + 3 5 -1 4, तो ये डेल्टा आ गया बेटा 4। डेल्टा कितना आ गया 4। इसी जगह पे अगर आपको डेल्टा एक्स लिखना है तो वो क्या होगा, तो कुछ नहीं, डेल्टा एक्स लिखना है तो सिंपल एक्स की जगह पे इस 1 1 1 की जगह पे आएगा 6 2 2, बाकी सब कुछ सेम, 6 2 2, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम मतलब 1 -1 2 -1 2 1 1 -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, पहला है 6 तो ये आ जाएगा -1 1 2 -1, फिर आ जाएगा -1 2 1 2 -1, फिर आ जाएगा ये +1 2 -1 2 2। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 6 -1 इंटू -1 1 -2, ये -2 -2 +1 2 2 जा 4 -2 इंटू -1 -2 +2, तो ये हो गया 6 इंटू ये -1 ये -4 6, तो ये हो गया -6 + 4 + 6, तो -6 + 6 कैंसिल, ये आ गया 4, डेल्टा एक्स आ गया 4। ठीक है, अगर अब आपको एक्स निकालना है तो फार्मूला होता है बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया 4, डेल्टा कितना आ गया 4, तो एक्स की वैल्यू मिल गई बेटा 1, एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो इसी तरीके से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इसी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, इसी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। तो सिंपल सेम आप डेल्टा y डेल्टा z की भी कर सकते थे। अगर आपको y निकालना है तो आप ऐसे निकालते डेल्टा y अपॉन डेल्टा से, अगर आपको z निकालना है तो आप ऐसे निकालते डेल्टा z अपॉन डेल्टा से। क्या करना था, सिर्फ डेल्टा y और डेल्टा z को निकालने की जरूरत थी, दैट्स इट। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाकी कुछ करने की जरूरत थी क्या, नहीं, बिल्कुल। तो इसी तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं भाई आगे का सॉल्व। हाँ, अब करते हैं आगे का सॉल्व, कैसे होगा। हाँ तो देखो बहुत इजी है भाई, बहुत 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 ज्यादा इजी है। अब हमें पढ़ना है, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी देख लेते। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सिंपल है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सिंपल है। क्या होता है, अब देखो बेटा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। अगर ये 4 है, इधर 7 है, अगर यहाँ पे 2 रहा तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, इधर 2 है तो इधर क्या रहेगा 2 ही रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे बोला है द स्केलर मैट्रिक्सेस आर सिमेट्रिक, स्केलर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई।
तब उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द स्केलर मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, अ नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। देखो कैसे होगा, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या है, तो देख लो, ध्यान से देखो बेटा, ये एच एच सेम है, ये जी जी सेम है, ये एफ एफ सेम है, डायगोनल में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो, इधर देखो, ये 1 1 सेम है, तो क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो, ये 4 4 सेम है, ये -7 सेम है, ये -1 सेम है। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे बेटा हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए, सिंपल। ये वाले एलिमेंट सेम है, ये वाले एलिमेंट सेम है, 4 4 -7 -1 -1, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। देखो बेटा, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे तो जो डायगोनल है वो पूरे के पूरे 0 होने चाहिए। डायगोनल क्या है, 0। और ये देख लो, फिर ये देख लो, अगर ये 5 है तो इसका साइन चेंज है, ये 5 है तो ये -5 है। देखो, ये -4 है तो ये +4 है, ये 7 है तो ये -7 है, ये -5 है तो ये +5 है। बस इसका साइन चेंज हो, सेम लेकिन साइन चेंज। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सेम लेकिन साइन चेंज, और डायगोनल में 0, तब होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तब क्या होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हो गए भाई स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो भाई, अब पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो जब भी हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं बेटा, तब आपको एक बात याद रखना, जितने भी मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं या फिर जितने भी मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उन सभी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर सिंपल लॉजिक है, जब आप एडिशन करते तो यक्स एक्स के साथ ऐड होता, नंबर नंबर के साथ ऐड होता, वाई वाली टर्म वाई के साथ ऐड होता। भाई आपको अगर एडिशन करना है, आपको बोला 2 बनाना प्लस 4 बनाना, तो आप बोलोगे 6 बनाना। 2 एप्पल प्लस 5 एप्पल 7 एप्पल। लेकिन आपको बोला जाए कि 2 एप्पल प्लस 3 बनाना, तो भाई एप्पल अलग है, बनाना अलग है, दोनों की एडिशन हो ही नहीं सकती। तो एडिशन होने के लिए क्वांटिटी सेम चाहिए। क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो सेम चाहिए। एक्स वाली टर्म एक्स के साथ, वाई वाली टर्म वाई के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, नंबर नंबर के साथ। वैसे ही दो मैट्रिक्स ऐड कर रहे तो दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए। 2 या 3 ऑर्डर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, सेम चाहिए। क्या चाहिए, सेम चाहिए। बस खत्म काम भाई, इधर ही काम खत्म। अब देखो, अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, जो कि दी है ऐसी 4 2 6 5, और दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 3 4 2 1 3 4 2। अगर आपको ये फाइंड करने को बोला ए प्लस बी, निकाल लो भाई, सिंपल है। ए प्लस बी बहुत सिंपल है। ए प्लस बी कैसे होगा, तो देख लो, ए मैट्रिक्स क्या है 4 2 6 5, बी मैट्रिक्स क्या है रे बाबा, तो मेरी मैट्रिक्स है 1 3 4 2। कर लो इस दोनों को ऐड, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 1 के साथ ऐड होगा तो 4 + 1 2 + 3 6 + 4 5 + 2। ठीक है, ये 4 1 के साथ, 2 3 के साथ, 6 4 के साथ, 5 2 के साथ ऐड हो गया। तो देखो 4 + 1 5, 2 + 3 5, ये 10 और ये 7। तो ये आ गया बेटा हमारा a + b, ये आ गया a + b। अब निकालते हैं मेरे लाल a - b। अब निकालते हैं मेरे लाल a - b। तो ये कितना है 4 2 6 5, 4 2 6 5 माइनस b निकालना है, तो b है 1 3 4 2, 1 3 4 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो ये हो जाएगा 4 - 1 2 - 3 6 - 4 5 - 2। तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 2 - 3 -1 6 - 4 2 5 - 2 3। ठीक है, तो ये आ गया बेटा a - b। समझ गए। तो भाई सिंपल नंबर
दोनों अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के बाद हम पढ़ते हैं बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो सिंपल है बेटा, अगर आपके पास ये ऐसे बोला, सिंपल लॉजिक है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 2 3 6 और इधर कोई स्केलर k दे दिया, k स्केलर मतलब कोई भी नंबर, तो ये k किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? देखो k 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4k 2k 3k 6k, खत्म। अगर यहाँ पे कोई 5 मैट्रिक्स दिए और इधर दिया है 1 2 3 4 0 4 0 6, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, खत्म। मतलब वो स्केलर अंदर के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट्स को क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसमें? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? तो देखो सिंपल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। जैसे अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान दो बेटा, अगर मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखिए बेटा, 4 2 0 5x और इधर भी सेम 4 2 0 30। अब देख लो दोनों का ऑर्डर सेम है, 4 की जगह पे 4 है, 2 की जगह पे 2 है, 0 की जगह पे 0 है, सिर्फ इधर 5x है तो इधर क्या है? 30। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और मैं ऐसे बोल सकता हूं बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैं ऐसे बोल सकता हूं 5x की वैल्यू कितनी है? 30 है। 5x की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो x कितना हो जाएगा? 30/5। तो x की वैल्यू आ गई 6, 5 6 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, दैट इज 5 6 जा 30, 5 इंटू 6 कितना भाई? 30। तो भाई इसी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और इसी से हम यस किसी को भी इक्वेट करके निकाल सकते भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगर मैं 3/3 का ले रहा हूं तो ये देख लो, ऐसे भी हो सकता है, ये देख लो 4 2 6x 5 2y 8, और ये देख लो ये भी सेम 4 2 12 5 10 8, इसमें भी आप सब कुछ सेम है, 4 की जगह 4 2 की जगह 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैं ले सकता हूं बेटा, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से मैं ले सकता हूं 6x इज इक्वल्स टू 12 और 2y इज इक्वल्स टू 10, 2y इज इक्वल्स टू 20, तो x कितना हो गया? 12/6, तो x कितना? 2, x कितना रे बाबा? 2, और y कितना? 10/2, y 2 5 जा 10। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम अननोन फाइंड कर सकते, लेकिन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी ले सकते जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तभी हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। अदरवाइज ले सकते हैं क्या बेटा? नहीं। अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते तो एक बात याद रखना, आपको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं ये कैसे पता चलेगा? जैसे मुझे बताओ, अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2/3, उसको मल्टीप्लाई कर रहे बी के साथ, उसका ऑर्डर है 3/2, तो ए का ऑर्डर लिखा 2/3, बी का ऑर्डर लिखा 3/2। अगर इसके ये जो पास वाले एलिमेंट अगर सेम है, अगर ये एलिमेंट सेम है, अगर ये एलिमेंट सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल। देखो बेटा a इंटू बी करना है तो a की ऑर्डर लिखा 2/3, b का ऑर्डर लिखा 3/2। अगर ये पास पास वाले सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आपका आंसर आने वाला है ना उसका ऑर्डर रहेगा ये 2/2, उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/2। समझ गए। वही सही। और एक अगर आपको मैट्रिक्स ये करना, चलो ये लेते हैं, इसको लेता हूं a इंटू बी, अगर इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। अब देखो अगेन ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3, वो आके आएगा 2/3। लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर मुश्किल है भाई। अगर ये a है 2/2 और b है 3/3, अब ये सेम है क्या, देख लो। अब ये सेम है क्या भाई, देखो ये सेम है क्या, नहीं है। सेम है क्या, नहीं। सेम है क्या बेटा, नहीं, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले ही चेक कर लो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर है तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ही आप बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है चलो जैसे इसको करते हैं फाइंड ए स्क्वायर। तो देखो सिंपल है बेटा, ए स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। तो आपकी एक मैट्रिक्स हो गई ए 3 2 1 4, 3 2 1 4। फिर दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी वो भी ए 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब क्या करोगे, यस पहले रो से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम को। ध्यान दो बेटा, पहले रो से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है बेटा, पहले मैट्रिक्स से दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करोगे तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। अब इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो दूसरे इसमें लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अब फर्स्ट रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, अब कॉलम खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, अब सेकंड रो लेंगे। अब इसी सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, अब सेकंड रो से कर रहे तो सेकंड में लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। इसी सेकंड रो से सेकंड कॉलम को तो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9 प्लस 2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा बेटा 9 2 11, 6 14 और ये 18। और इसी तरीके से आ गया बेटा हमारा ए स्क्वायर, इसी तरीके से हमारा आ गया ए स्क्वायर। और इसी तरीके से हम स्क्वायर का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स के स्क्वायर का फाइंड, सिंपल है, ए इंटू ए मल्टीप्लीकेशन है। ए स्क्वायर मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको करना है ए स्क्वायर इफ ए दिया है तो, अच्छा ए स्क्वायर निकालना है अगर ए दिया है तो देखो भाई सिंपल है, ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए इंटू ए, मतलब अब भाई अपन को 3/3 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो 3/3 भी इजी है। 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2 और 1 0 3, 1 0 3। ठीक है, सेम इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी से, तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3, 1 0 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो बेटा, हम सिंपल फंडा यूज करेंगे। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया जाएगा
फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया जाएगा फर्स्ट कॉलम को। तो देखो क्या होगा, 1 इंटू 1 डायरेक्ट लिखता हूं 1, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2। ठीक है, आ गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को किया, इसी फर्स्ट रो से सेकंड को करता, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 0 और 0, 2 इंटू 0 ये भी 0। इसी फर्स्ट रो से जब तक कॉलम खत्म नहीं होते तब तक मल्टीप्लाई करते रहने का। थर्ड को 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -2 +2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो से किसको, फर्स्ट कॉलम को, तो लिखना पड़ेगा सेकंड में 3 1 जा 3, 0 इंटू 3 0, -2 इंटू 1 -2। अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0। अगेन सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू -2 0 और -2 इंटू 3 -6। अब करना पड़ेगा भाई थर्ड रो से, सब कुछ वही, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 1 3, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 ये भी 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -2 0 और 3 इंटू 3 9। तो ये हो गई भाई हमारी 3x3 मैट्रिक्स। अब इसको देखो, करो ऐड, तो 1 + 2 3 -3, तो ये आ गया 0, ये हो गया -1, 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, 3 - 2 1, ये -3, ये 0, ये 4 -1 11। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा a²। मतलब इससे हमने 3x3 का मल्टीप्लीकेशन भी सीख गया और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हमने फाइंड कर ली। तो ये हो गया भाई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। कितना हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इक्वालिटी का है। फाइंड x एंड y इफ हमें ये दिया है, फाइंड x एंड y अगर हमें ये दिया है तो कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, सिंपल ऐड होगा, 2x + y किसके साथ ऐड होगा, -1 के साथ। तो देखो ये हो जाएगा 2x + y, 2x + y -1। उसके बाद -1 + 6, -1 + 6, 1 + 4। ठीक है, उसके बाद 3 + 3, 4y + 0 और 4 + 3 इक्वल टू में है 3 5 5 6 18 7। तो देखो ये हो जाएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2x + y -1 और ये 5, ये भी 5, ये 6, ये 4y और ये 7। सेम इसको भी लिखो, ये है 3 5 5 6 18 7। अब देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिख रही है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। अगर दोनों मैट्राइसेस इक्वल है क्या, देख लो पहले, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं इसके साथ, क्योंकि 5 5 सेम है, 5 5 सेम है, 6 6 सेम है, 7 7 सेम है। और 4y को इक्वेट कर सकता हूं 18 के साथ। तो देखो 2x + y -1 = 3 और 4y = 18, 4y = 18। तो y कितना, 18/4। तो y बेटा 9/2, y कितना, 9/2। चलो इसमें भी पुट कर देते, तो 2x + y कितना, 9/2 -1 = 3। तो ये देखो 2x हो गया 3, -1 उधर गया तो +1, 9/2 उधर गया तो -9/2। तो देखो ये 2x हो जाएगा 3 + 1 4 -9/2। तो कर लो, 2 4 जा 8 -9/2 मतलब -1/2 = 2x। तो x इधर चला गया, -1/2 × 2
तो -1/4। तो यक्स आ गया बेटा -1/4। तो y की वैल्यू आ गई 9/2 और x आ गया -1/4। तो भाई इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, बस इक्वालिटी का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से सॉल्व कर लिया बेटा। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी था और एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया बेटा, और एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे? इफ ए बी दिया है देन फाइंड द मैट्रिक्स, क्या बोला है? a -2b + 6i। अच्छा, ये निकालना है। देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? a -2b + 6i। चलो भाई, i तो दी नहीं, लेकिन i आपको पता है 2/2 की भी और 3/3 की। तो a कितना है पहले लिख लेते। तो a दिया है बेटा 1 -2 5 3, 1 -2 5 3, -2b कितना है? 1 -3 4 -7 +6 i कितना है? 1001। चलो अब इसको करेंगे तो ये देख लो, ये एज इट इज ये आएगा 1 -2 5 3। माइनस को वैसे ही रहने देते, 2 को मल्टीप्लाई करते, तो 2 1 जा 2, 2 इंटू -3 -6, 2 4 जा 8, ये -14। और अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6006, 6006। अब कर लो इसको ऐड, तो ये हो जाएगा 1 -2 + 6 -2 माइनस माइनस +6 +0। ठीक है, 1 -2 + 6 -2 + 6 +0, 5 -8 +0, 3 -14 +6। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया बेटा। 6 + 1 7 और 7 -2 5, -2 + 6 4, 5 -8 -3, और ये 20 23, और ये आ गया बेटा a -2b + 6i का आंसर। a -2b + 6i का आंसर। बस सिंपल भाई, कुछ नहीं है, ऐड करते जाने का, स्केलर मल्टीप्लाई करते जाने का, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। नंबर्स के साथ नंबर ऐड हो गए, दैट्स इट, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी कुछ करने की जरूरत है क्या बेटा? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो यहीं पे होता है भाई हमारा, यहीं पे होता है हमारा डिटर्मिनेंट फिनिश। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर को जब आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तभी आप डेफिनेटली भाई, यस, तभी आप डेफिनेटली 12th को भी बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, ऑल माय शूटर्स लोग। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे लाल पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट बेटा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र बेटा। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।